न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। लॉस एंजलिस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल, एप्पल स्टोर में जमकर लूटपाट कर दी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर MP CM मोहन यादव की प्रेस वार्ता। अलर्ट हो जाइए, देश में आने वाली है तूफानी तबाही। MP ने 16 जून तक के लिए जारी की चेतावनी। तो खबरें विस्तार से। लॉस एंजलिस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल, एप्पल स्टोर में जमकर लूटपाट कर्फ्यू। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनको काबू करने के लिए एक्टिव ड्यूटी मरीन को तैनात किया गया। इस समय लॉस एंजलिस का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक एप्पल के स्टोर को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई नकाबपोश लोगों को एप्पल स्टोर में घुसते और गैजेट्स लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के आते ही कई लोग स्टोर से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। लॉस एंजलिस में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राज्य में निर्वाचन अभियान चलाने से ICE अधिकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगाया है और नेशनल गार्ड मरीन तैनात किया है, जिसका राज्य के गवर्नर ने विरोध किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर MP CM मोहन यादव की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की बात की। वहीं प्रदेश के रोजगार, किसानों की स्थिति और लघु उद्योगों की स्थिति को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किए और पूछा कि जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने मुख्यमंत्री यादव से 11 सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि बात युवाओं को नौकरी देने की हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हजारों फर्जी कर्मचारी बना दिए गए। भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, फिर भी सरकार चुप क्यों है? इन घोटालों का जिम्मेदार कौन है? वहीं CM मोहन यादव, जिसे बातचीत में उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के होने से राज्य को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को, जो 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को ये बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल
संकल्प के साथ जो मैंने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को ये विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि अब विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं और योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा ये जो प्रयास किया। इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। और इसके बारे में अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया। ये इतिहास अगर किसी ने रचा
तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, वक्फ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं तो 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। यह नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज आकर के खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैं अगर ये कहूं, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, चाहे कानून व्यवस्था होगी या आज गरीबों के लिए आम नागरिक को सुविधाओं से उन्हें कैसे हम परिपूर्ण बनाने का काम करेंगे, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, ये वास्तव में ही हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा, ये अगर जमीन पर उतारने का काम पूरे इंदौर से लेकर के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की और उस दिशा में उस समग्र विकास को श्रेणी में, जैसे उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर समिट रीजनल किए और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश का समिट किया, ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास की परिकल्पना को उन्होंने आज मध्य प्रदेश के सामने लाने का जो प्रयास किया है। और जो इंदौर को अपने जो आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो कंसेप्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की भी हम मिनी बॉम्बे कहते हैं, लेकिन उसे स्वरूप देना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट हमारी सरकार जो लेकर के आई अपने इस मध्य प्रदेश को, और केवल इंदौर नहीं तो ग्वालियर को भी किया है, तो जबलपुर को भी किया है, तो उज्जैन को भी किया है। ये जो विचार हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में ही हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन, ये जो हमारे 11 वर्ष सरकार के हैं, इसमें हर गरीब के जीवन में खुशी जो आई है, आज हम सब लोग पूरे देश के अंदर ये अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव की चौपाल से लेकर मंडल की सभाओं से लेकर आम नागरिक तक पहुंचना, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे 70 साल की उम्र हुई है उसे आयुष्मान भारत का लाभ न मिले। इसका बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने, सरकार के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता उन लोगों को लाभान्वित करने का काम, सरकार की सभी योजनाओं से हर गरीब लाभान्वित कैसे होगा, ये लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इस दिशा में काम में जुटा है। मैं एक बार सभी पत्रकार मित्रों का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए बधाई के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई के साथ कि हमारे 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। हर गरीब के जीवन को बदलने में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम आदमी भारत का आज खुशी से लबालब है। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के साथ पूरी सरकार को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपया वे हम सबको संबोधित करें। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के उपलब्धि भरे कार्यकाल के लिए आज हम अपने मद्रेस में यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे दोनों विधायक द्वय माननीय भगवान दास जी महामंत्री भी हैं, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमती रामेश्वर शर्मा जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी माननीय आशीष अग्रवाल जी और आप सब माननीय रविंद्र यति जी, केवल कुछ चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज़्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी के सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की। लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था और जो
उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के दुश्मनों को, वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए 3 बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं। 3 बार सेना को छूट दी, सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना। ये वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है, तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, और 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के जमाने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ।
और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग, औरत और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग, खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुट निरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है, हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले। सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना वहाँ हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हमें, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रशिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में खत्म हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहां से कहां तक की बात कर दी, जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं। जहां मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी, उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे? उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज्यादा महत्व। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो?
गैस का कूपन, बाप रे बाप क्या हो जाता है। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, आप में से भी कहीं गए होंगे, तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट का, कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई। एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है। ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए, तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं। और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी मेरी बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, पीएचडी की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ, चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है, कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना, ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला, सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है। गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअपों को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लाइन से जितने प्रकार से हो सकता है। और 5 लाख का इलाज तो मेरे पास स्वेच्छा निदान अनुदान का मामला बहुत सारा परवार ही निपट गया, नहीं तो बड़ी संकट चल रहा था। क्योंकि गरीब आदमी हॉस्पिटल पास में, उसको इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड में तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और उससे बढ़कर के 5 लाख का 70 साल वाले कोई जाति समाज का हो, हमको सबको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का अगर अनुदान मिल जाता है, ये बड़ा एक तरह से आयुष्मान कार्ड का कितना बड़ा लाभ है। एक नहीं, ऐसे कितनी सारी योजनाएं बताने जाओ तो ऐसा लगता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली के मामले में 100% हमारा विद्युतीकरण कर दिया। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल, नल से जल, ये कितना आश्चर्य की बात है। और कृषि विकास का बजट माननीय मोदी जी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाया गया, वैसे तो सभी दूर कर दिया। और किसान सम्मान निधि, पहली बार अगर कोई किसानों को सम्मान निधि दे करके, ये किसानों के हाथ में हमारे द्वारा रकम देना, ये भी बहुत घोर आश्चर्य की बात है। 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ में 100 से ज़्यादा देश आ जाते हैं दुनिया के। ऐसे में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 10 साल तक, अभी वापस फिर 2028 तक तो कर ही दिया हमने, तो सबको निःशुल्क अनाज देना, गेहूं चावल जो देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते हमारे लिए, आपने सबने देखा SC ST OBC आरक्षण में 50 तरह की बात आती थी, लेकिन बगैर किसी को कष्ट दिए 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को भी दे देना, जिसके लिए ये जो 10% आरक्षण दे करके समाज के अंदर ये विशेष संदेश देना कि हाँ, हमारे लिए सभी वर्ग बराबर है। 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। और इसमें भी वही हाल है, छोटी लकीर को बड़ी लकीर करने के अलग से लकीर खींच दी। बाकी जो चले हुए आरक्षण के साथ जितनी सीटें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो सब यथावत रहेगी। लेकिन परिसीमन के आधार पर 33% लोकसभा विधानसभा, और लोकसभा विधानसभा भी नहीं, सैनिक स्कूल में भी गुंजाइश दे रहे हैं, सभी प्रकार के आर्मी में और फोर्स में भी गुंजाइश देना। बहनों के लिए तो ये गजब ही हो गया। सेना में कमीशन, महिलाओं में पायलट, NDA में भर्ती, जो आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाते थे, प्रत्येक जगह भविष्य में हमारी देश की
आधी आबादी की चिंता करना ये कम बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ रेलवे के मामले में रेल का अलग बजट और रेल मंत्री अपने यहाँ ही 2-3 रेल खोल दें, बहुत भारत माता की जय, सब हम देखते थे। कभी वो बंगाल, कभी वो बिहार, इसलिए रेल मंत्री में ही चलता था। रेल के बजट को मूल बजट से मिला करके रेल कितनी उपयोगी हो सकती है, कभी कोई भी कल्पना करी कि रेल की 2 पटरी हो जाए तो बड़ी बात है। अब तो 3 ने 4, यही अपने मध्य प्रदेश तक आ गई, 4 सबसे ज्यादा। और इंदौर मनवाड़ा 18,000 करोड़ से ज्यादा की तो एक नई दुनिया खुल जाएगी अपने यहाँ से। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में तो रेल के माध्यम से केवल कल्पना करें, अभी रेल चलती दिल्ली से, और अगर उसको बंबई जाना है तो रेल चल के आएगी ग्वालियर, ग्वालियर से आगे झांसी के यहाँ से अपने यहाँ आगरा और ग्वालियर होते हुए भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से फिर खंडवा जाएगी और फिर उधर निकलेगी। अरे काहे की जरूरत है भाई? अब ये मनमाड़ की ट्रेन डली, लाइन डली कि सीधे वहीं से ग्वालियर से ये जो गुना का हमारा सूखा ट्रैक है ये मेन ट्रैक में आ जाएगा, सीधा इंदौर, और इंदौर से सीधे निकाल दो बम्बई तरफ, तो लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा 250 किलोमीटर का एरिया बचेगा, एक पूरा नया क्षेत्र खुल जाएगा। तो एक एक रेल लाइन कहाँ से कैसे कैसे हो सकती। एयरपोर्ट हम तो भाग्यशाली है। मैं भी बिहार गया था, बिहार में कुल जमा अभी आज की स्थिति में 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 8 एयरपोर्ट हो गए, सतना और दतिया जोड़ दे तो। और अभी पाइपलाइन में तो अभी उज्जैन और शिवपुरी को अलग अनुमति मिल गई, और ऑलरेडी काम करने वाले हैं। जहां हमारा जेट उतर जाते हैं वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, सिंगरौली, उमरिया, ये तो अभी हम उसने रीजनल कनेक्टिविटी में केवल नाम डलवा देंगे, ऑलरेडी बने बनाए हैं, इन पे काम भी चल रहा है। तो 16 एयरपोर्ट हमारे आज की स्थिति में बन रहा है। एयरपोर्ट को ढूंढ करके रीजनल कनेक्टिविटी देना ये मामूली बात नहीं है, और हमारे जैसे इतने बड़े राज्य के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रति व्यक्ति आय में 67% की वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में 135% की वृद्धि, टैक्स पेयर्स आधार में 127% की वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238% की वृद्धि, बगैर कोई झंझट के बहुत सरलता के साथ आर्थिक रूप से संपन्न करते थे। और बजट में भी आधुनिकता भी है, पारदर्शिता भी है, और वो ब्रिटिश कालीन फालतू का नाटक छोड़ करके बजट पर खुल के चर्चा भी होती। ये जो क्या मालूम क्या नाटक चलता था पहले, भगवान जाने। ये सारी चीज़ों में लखपति दीदी कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को मदद करना, चंद्रयान, अब ये वैज्ञानिक अगर कोई कारण से असफल भी होता, जब रिसर्च करते हैं तो असफल को भी गले लगाना वहाँ जा करके प्रधानमंत्री स्तर पर, तो फिर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। रिसर्च नहीं तो मालूम पड़ा जांच बिठा दो, कहाँ से पैसे का नुकसान कर दिया। सरकारी जो नाटक रहता था, किसी का भी कोई हो गया तो अभी तो खोजे, हुई नहीं हुई, भाई क्या करेंगे। लेकिन अब इसका परिणाम क्या है? पहले हमारे विमान वाहक वो कहाँ से आ रहे हैं साहब, जो जहाँ से रिटायर्ड करके कंडम घोषित कर दे वो भारत में भेजते थे, और हम उसको अपना थोड़ा सुधार कर कुरा के काम चलाते हैं। आज की स्थिति में 100 से ज़्यादा देशों में रक्षा के सभी प्रकार के उपकरण और सारी व्यवस्था में निर्यात की स्थिति में हम आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कभी अंदाज लगा लो, हमारे देश का सोना स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आज़ादी के समय से इस सुरक्षा के आधार पर कि हमारे देश को, और मालूम पड़ा कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था बनी थी कि आते आते सारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। और वो दौर याद करो नरसिम्हा राव जी के थोड़े से आगे पीछे का, कि जब हमारा अपना सोना गिरवे रखना पड़ा। ऐसे में जब हम अपने आप में सबल, सक्षम और समर्थ बन रहे हैं, तो जो 766 टन सोना था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल 100 टन बढ़ाया, बल्कि धीरे से पता ही नहीं चल रहा, और अब केवल 300 टन वहाँ पड़ा, बाकी सब अपने देश में ले आए। जब देश सक्षम हो रहा तो क्या अपना सोना अपन नहीं रख सकते? इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन चूंकि वो उनके पास रहता तो कभी कोई कारण से अपने संबंध 19 से 20 से हो गए तो वह अपने हमको ब्लैकमेल करेगा। तो एक एक चीज, अपनी चीज अपने पास होना, कितनी बारीकी से देखो। हम याद करो चाइना का, आपने सबने देखा वो दौर कि चाइना के साथ कोई बात पे हुई तनातने तो कोई बैठे, हमने अंगद का पांव सुना था, वो पता नहीं भगवान राम के काल की बात है, लेकिन हमारी सेना का अंगद का पांव जब तक, और किसके लिए,
पड़ोसी देश भूटान के लिए, हमारे स्वयं के लिए नहीं। तो हम हमारे साथ खड़े देश को भी ये विश्वास दिलाने में सक्षम हो रहे हैं कि आप हमारे साथ, हम आपकी चिंता करेंगे। भूटान के साथ भी वो करा, लंका के साथ भी वो करा। श्रीलंका की वित्तीय व्यवस्था सब खत्म हो गई थी, कहाँ की स्थिति में पहुंच गया था। आज श्रीलंका को उसके कर्जाल से निकालते हुए अपने साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा पाकिस्तान के साथ तनातनी में, अफगानिस्तान हमारे साथ दिख रहा है। ये जो कई सारे निर्णय, अब मैं कितनी सारी बातें बोलूं, ऐसा लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाषण हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितने प्रकार से काम किया है, मैं अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखता हूं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ो अभियान, हम कभी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की केवल माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक सपने की बात थी, और साध्वी उमा भारती जी ने कितनी बार इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया था। अब न केवल हुआ बल्कि हमारे सामने भूमि पूजन भी हो गया, और उससे बढ़कर 1 लाख करोड़, ये बात सही, केन बेतवा अगर हमारे बस की बात हो, इतना पैसा कहाँ से लाए, लेकिन हमको केवल 5% मिलाना और 5% यूपी को मिलाना। तो एक हमारा उधर हो गया, दूसरा पीकेसी योजना राजस्थान के साथ हो गया, तीसरा आपको मालूम देवेंद्र फडणवीस जी भी आगे गए। तो ये जो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, राज्य से राज्य की लड़ाई नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए देश के अंदर ये सकारात्मक संदेश जाने का मामला, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, और इनका देश के साथ भी, देश के अंदर भी, और देश के साथ भविष्य के दृष्टि से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और कोविड की तो बात ही क्या कहना है, कोविड के समय इतने कठिन काल में एक प्रधानमंत्री डंके की चोट आके कि हाँ लॉकडाउन करता हूँ, सच मानो मैं भी उस दिन अपने मन में तो बहुत ऐसा हो गया था कि माननीय मोदी जी बहुत बड़ा निर्णय कर रहे, भगवान करे ये, क्योंकि रेल बंद, बस बंद, आकाशवाणी बंद, आकाशवाणी के गाने भी बंद हो गए। वैसे गाने में क्या घुस गया, मेरे तो पल्ले ये आज तक नहीं पड़ा था, लेकिन आकाशवाणी में केवल समाचार आ रहे थे। ऐसा डरावना दृश्य था, लेकिन उस डरावने दृश्य के बाद भी धीरे धीरे करके देश के अंदर हमारी हेल्थ की स्थिति बहुत अंदर की, अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो वाकई बहुत चुनौती का समय था। लेकिन उस लॉकडाउन के समय को निकालना धीरे धीरे करके, और समान रूप से दवाई बनाना, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कभी हमने सोचे नहीं एक साथ सब पे प्रयोग करा दो, मेंढक पे भी करा दो, कसारे पे भी करा दो, उस पे भी करा दो, और डिसेक्शन करते हुए सबके रिजल्ट 8-9 महीने में दे दे, ये दवाई बन जाए 8-9 महीने में। 10-15 साल के पहले दवाई नहीं बनती, लेकिन न केवल दवाई तैयार हो गई हमारी, जबकि जान भी बच गई, और कई सारे लोगों को याद करे, केवल मैं उसको उनकी भावना समझ के खाली कह रहा हूँ। एक छोटा सा देश का राष्ट्रपति भी मोदी जी के चरण छू करके वो जो सम्मान बढ़ा रहा, सच्चे अर्थ में मोदी जी ने का पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, जो हमारी जियो और जीने दो की भावना खाली बोलते नहीं, ऐसे 100 से ज़्यादा देशों को मदद करने का काम माननीय मोदी जी ने जो किया है, वाकई में उनकी सराहना भी करता हूँ। और अद्भुत जो उनका अपना तरीका रहा है, और हम सब याद करें एक एक करके उनके शब्दों को। 150 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन भेजी है, 48 देशों को पूरी तरह मुफ्त रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। नेपाल में भूकंप आ जाए, अफगानिस्तान में तालिबान के संकट में भी हम सब देख रहे हैं, अमेरिका ने जहाज पहुंचा तो लोग पहिए पकड़ के लटक गए थे, ऊपर से मरने वाले कैसे दिख रहे थे। और कौन सा जहाज था वो तो माल वाला सब जहाज था, जिसमें माल भरते थे, उसमें मनुष्य ले गए। और हमारे एक एक व्यक्ति को हमारे प्लेन से लेकर के आए, और प्लेन से नहीं लेकर के आए, हमारे गुरुद्वारे में भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भी बाकायदा सम्मान के साथ, हमारे अपने जिन पे हमारी श्रद्धा है उनको सम्मान के साथ लाने का कितना बड़ा निर्णय और कितने अलग तरीके से किया है। मैं मान के चलता हूँ कि एक एक चीज़ें आज बदलते दौर में हमारे मोदी जी के 11 साल में वाकई वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है, और स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने योग्य है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल अपने इस कार्यकाल को पूरा करे, मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे लिए एक बार फिर वो 19-29 में भी दोबारा अपना मार्गदर्शन दे, और फिर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व बने। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे राज्य में भी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और आपके सहयोग से, सतत संवाद से भारत ने जिस प्रकार से अपने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, मध्य प्रदेश भी इसी आकांक्षा के साथ
मेरी अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कुछ प्रश्न, सबसे पहले विजय दास जी। जी माइक दो बाहर, माइक। ग्यारह साल प्रधानमंत्री के, जिसमें मात्र 1.5 साल डॉक्टर मोहन यादव के हैं और 10 साल शिवराज सिंह चौहान और 15 महीने कमलनाथ जी। 10 साल में मध्य प्रदेश में जितने भी आयोजन हुआ करते थे उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पीछे हुआ करते थे। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन 1.5 साल में प्रधानमंत्री की योजनाएं, उनके विज़न, उनकी दूरदृष्टि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इन सारे मुद्दों को लेकर और आपकी उपलब्धियों को लेकर क्या आपने 1.5 साल में पाया, ये बताने का क्या। वैसे तो आज का दिन तो उनको समर्पित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जैसे उनके आशीर्वाद से जो मिला वो बताने का प्रयास करता हूँ। ये एयरपोर्ट का लोकार्पण, मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण, ये हमारे तीनों नदी जोड़ो अभियान पे जो उनका आशीर्वाद मिला है, सभी प्रकार के रेल से लेकर सारे विभागों में जो उनने धनराशि दी है, और उससे बढ़कर के हमारे सारे नवाचार को भी उनने हमारी पुरस्कृत किया है। जैसे साइबर तहसील को अभी अभी हमको उनने, प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत दिया है। हमारे अच्छे आइडिया को उनने लगाने का काम किया। अहिल्या माता के सुझाव के आधार पर पूरे देश में अहिल्या उत्सव मनवाने का निर्णय किया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और उस सबसे बढ़कर 1.5 साल में 11 बार मध्य प्रदेश आना, ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य मानते हैं। तकरीबन 14 महीने में हर महीने हमारे पास माननीय मोदी जी रहे। राकेश जी। मोहन जी, 11 महीने की बात तो विजयदास जी ने की है, पर आपके मुख्यमंत्री और उसके पहले मंत्री और उसके पहले विधायक रहते हुए मोदी जी की प्रधानमंत्रियों की तुलना में किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा, मैं मोदी जी की कार्य पद्धति हम सबको सीखने लायक है सब क्षेत्रों में। मैं जब शिक्षा मंत्री था और ने शिक्षा नीति लागू करी तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ में शिक्षा मंत्री था। हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में वो शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास किया था। जब माननीय मोदी जी हमारे बीच में प्रधानमंत्री बन के आए तो उनकी मेरे चुनाव के समय आखिरी सभा मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुई थी, और उसके बाद हमने अपने विधायक के नाते से उज्जैन के प्लान को लेकर चले, जिसका 2016 में हमको सिंहस्थ के समय लाभ मिला। विजय जी। हेलो सर, मैंने देखा कि पूर्ववर्ती सरकारों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाने चाहिए थे, आपकी सरकार ने और खासकर विशेष रूप से आपने आध्यात्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के लाल किले पर आपने विक्रमोत्सव कराया। तो ये सरकार का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार का जो विजन है वो अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई को भी आपने एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की। तो मोहन यादव जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के ग्रोथ को लेकर, विकास को लेकर, वो है क्या? देखिए, फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने पर हमारी ये प्रेस है। मैं आप ही की बात बताता हूँ जो माननीय मोदी जी के माध्यम से ध्यान में आती है। स्मार्ट सिटी का पैसा माननीय मोदी जी ने दिया है, और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों के अंदर अपने विकास के दरवाजे खोलना, अपने लोगों की आय बढ़ाना, अपने सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को मदद करना। हमने मोदी जी के स्मार्ट सिटी के पैसे का महाकाल के महालोक बना करके 2022 में जो उनसे लोकार्पण कराया, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 800 करोड़ के आधार पर मंदिर बाबा महाकाल का वर्तमान मंदिर तो 250 साल पहले महाजी महाराज ने बनवा दिया था, लेकिन बने हुए मंदिर के आसपास और विकास करके हमारा आर्थिक रूप से पूरा बदला है। तो आज की स्थिति में पूरे देश में एक नगरी में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं धार्मिक दृष्टि से तीर्थाटन करने, तो मैं वो उज्जैन की तरफ, वो केवल मोदी जी के कारण से। तो ये जो आध्यात्म से भी हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसके कारण से हमने 13 जगह अलग अलग लोग बना रहे हैं। या हमारे लिए ये वेलनेस सेंटर की जो बात कर रहे हैं,
कि जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं उससे बेहतर से बेहतर, जो मेरे को आइडिया उनसे आया था जब उनके लिए अमिताभ बच्चन उनका पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो प्रयोग कराते थे। एक बार तो आइए गुजरात, वो हमारे दामाद तो यहाँ के अपने अमिताभ बच्चन, लेकिन गुजरात को उनने और कितना अच्छा उनने अपने नवाचार, वो थार के रेगिस्तान के अंदर 3 महीने पूरा आयोजन कराते थे। पतंग उत्सव का आयोजन गजब, एक साथ 40 पतंग पहली बार मैं तो देखने भी गया कि कैसे उड़ती है, देखो तो सही, तो आनंद आ जाता था। मुख्यमंत्री जी, नोटबंदी से ऑपरेशन सिंदूर तक में सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? मेरे साथ संकट खड़ा कर रहे हो। सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना, जनता का विश्वास कायम रखना, जनता का भरोसा। 60 साल बाद एक ऐसे गैर कांग्रेसी सरकार के नेता है जिनके प्रत्येक फैसले से जनता आंदोलित होती है, आनंदित होती है। इसीलिए तो आप देखिए, इतनी जबरदस्त चुनौतियों के बीच भी भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करके, आप आसपास में देखो, केवल इतना देख लो, भारत के आसपास के सारे देशों में, कहीं अफगानिस्तान में तो हमने वो खराब दौर देखा जब राष्ट्रपति जी को फांसी पे टांग कर लोग मार गए। अपने यहाँ बगल में बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को भाग के यहाँ आना पड़ा। श्रीलंका में हालत क्या हो गई? ये साउथ एशिया की हालत है, और पूरे और आगे बढ़ो तो पूरे एशिया में क्या हाल हो रहा है। तो लोकतंत्र के नायकों के साथ जो जनता का व्यवहार है वो अविश्वास के वातावरण का है, और उसके उल्टा ये नीर चीर गंगा की तरह अपना नेतृत्व भागीरथ की तरह पूरे विकास के कारवा के संवाहक बनकर के मोदी जी आ रहे हैं। ये विश्वास मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, और वो हमारे लिए और आनंद आ जाता है जब केवल कल्पना करो 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो कौन से दूरसंचार मंत्री, क्या सुखविंदर क्या थे, वो सुखराम क्या थे, कौन कौन से भगवान जाने क्या क्या होता था, कोयला का घोटाला फला, हर साल मंत्रिमंडल के 10-20 मंत्री इस्तीफा देते थे। तो ये जो अपने भारत पे एक प्रश्न कैसा लग गया था, भगवान नहीं करे, लेकिन उसके उल्टे मोदी जी के साथ में आज बदलते दौर का भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी फोकस रहा है युवाओं पर, डॉक्टर मोहन यादव का फोकस भी युवाओं पर है। GIS जैसे आपने कई बैठ के लिए कई कार्यक्रम किए, कहाँ पहुंच पा रहे? जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो युवाओं को लेकर जो कल्पना है आपकी, अभी तक कहाँ तक आप रास्ता तय कर पाए और क्या समझ पा रहे हैं? जो कल्पना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी हो रही? ये मेरी नहीं है, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरे प्रश्न किया, मैं आपकी बात पे ही जाता हूँ। माननीय मनोज जी, अच्छा प्रश्न कटा है। ये जो मैंने मोदी जी की उस बात को देखा है, आप कल्पना करो जब वो लखटकिया कार की बात आई थी, बंगाल से उसको हटा रही थी ममता, और मोदी जी ने कहा था कि आओ मेरे यहाँ, जमीन भी दे दी और गरीब से गरीब आदमी को कार देने का निर्णय कराया। ये मामूली बात नहीं थी, और उसके आधार पर उनने जो अपने राज्य के अंदर आर्थिक व्यवस्था खड़ी करी, औद्योगिकरण करते हुए, इससे पूरा माहौल बदला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नाते से कि मैंने जब अपनी राज्य सरकार बनाई और मैं उनसे पूछकर आशीर्वाद लेने गया, तो उन्होंने कहा देखो हमारे युवा, गरीब, महिला सब वर्ग की बेहतरी के लिए, हमको इनका औद्योगिकरण कराने के लिए आपको ये सरकारी नौकरी तो बहुत लिमिटेड है। अपनी सरकार में कुल जमा 10 लाख सारे पद है और आबादी 9 करोड़ है, तो हमको अपनी ये जो दूसरी योजना है जिनसे अपने गांव से गांव के आदमी को लाभ मिले, इसलिए दोनों काम मैंने उनसे लिए हैं। एक तो हमने औद्योगिकरण का लिया, दूसरा ये जो खेतों के अंदर नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ा के गरीब से गरीब गांव के आदमी की भी जिंदगी बदले, गांव की भी हालत सुधारे, और दूध उत्पादन करते हुए, क्योंकि कई जगह तो जमीन भी अब फॉरेस्ट का एरिया है अंदर, गांव तो बसे लेकिन खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो दूध उत्पादन के आधार पर वो अपनी आय बढ़ा ले। तो अमूल का जो उनका उदाहरण है गुजरात का, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU करते हुए हमने कहा 9% से 20% तक ले जाएंगे, दूध उत्पादन से भी जबरदस्त आय बढ़ जाती, और ये मान के चलो कि ये चमत्कार होने वाला युवाओं की दृष्टि से। इसलिए सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाते हुए, सभी प्रकार के टेक्निकल कॉलेजों के, और खास करके केवल कागज की डिग्री के बजाय तकनीकी रूप से दक्ष होकर के युवा अपनी जिंदगी बनाए, इस पर काम करें। राजेश सिरोठिया जी। मोहन जी नमस्कार। आखिरी मोहन जी नमस्कार।
अभी हाल ही में आपने मृगेन जी के एक सवाल के जवाब में कहा कि 3 बार लगातार मोदी जी ने सरकार बनाई। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी अपनी उपलब्धियां खुद क्यों नहीं बना रहे, नड्डा जी से या वीडी शर्मा जी से या मोहन यादव जी से क्यों करा रहे हैं। तीसरा मेरा ये सवाल ये कि बीजेपी 303 से 240 आ गई और कांग्रेस 52 से 99 पर पहुंच गई। कांग्रेस 52 से 99 पहुंच गई और बीजेपी 303 से 240 आ गई तीसरी बार। तो इसमें आप राहुल गांधी को ज़्यादा जब तारीफ करेंगे कि मोदी के क्या? ये 2 प्रश्न है ना, आपने 2 ही है ना, आपने 3 बोले थे, मैं तीसरा ढूंढ रहे थे, कहाँ गया वो। एक प्रश्न तो जैसे आपने कहा कि अपनी और पिताजी को मेरे बारे में अच्छी बात करने के लिए मौका मिले तो मेरा परिवार का सुख है ना। अब राहुल मोदी जी को ये भी नहीं समझ पा रहा कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और ये वो पार्टी है जिस पार्टी के लिए जो अध्यक्ष बनता उसका घर में भी कोई अध्यक्ष नहीं बना होगा, उनके अपने खानदान से ही बनता। तो वो तो भरोसा किसी पे करते ही नहीं, उनको ये बात शोभा ही नहीं देती, उनके कोई ऐसा सोचते नहीं कि वो अपने उपलब्धि खुद ही बताते हैं। और इसलिए दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ा, लेकिन ये कटु सत्य है। आज़ादी के बाद जितनी योजनाएं चालू हुई वो नेहरू जी से शुरू करके इंदिरा जी से राजीव गांधी से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो किसी पे भरोसा योजना के नाम पे भी नहीं करने को तैयार। तो ये उनका संकीर्ण दृष्टिकोण है। और माननीय प्रधानमंत्री का उदार और ये संगठन की रचना इतनी बड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बनाने को देखने का भी गौरव किसी को मिला तो माननीय मोदी जी के अपने कार्यकाल में मिला। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इतना ही नहीं, आज की स्थिति में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगभग 21 से ज़्यादा अपने राज्यों के मुख्यमंत्री वो या उनकी पार्टी से मिले हुए दल सरकार चला रहे हैं। ये लोकतंत्र की, लेकिन ये भी एक बात सही है कि जो आप कह रहे हैं कि सीटें बड़ी घटी, तो हमारे लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है जिसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के देश सपना देख रहे हैं, डर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ये उनको भी जवाब है जो ईवीएम पे प्रश्न, टेक्नोलॉजी पे प्रश्न लगाते हैं कि भैया जनता जो वोट देगी वो तो दिखी रहा ना सामने, हम क्या करें। लेकिन सरकार बनने के बाद निर्णय करने के लिए निर्णय करने वाला नेता कैसे होना चाहिए, ये मोदी जी से सीखने लायक है। आप सभी मोहन जी एक क्वेश्चन चलिए, किसी मातृशक्ति का नहीं हुआ है तो सुचंदा जी से समाप्त करते हैं जी। मोहन जी, आपने अभी मेंशन किया पोखरान ब्लास्ट, पोखरान का ब्लास्ट कैसे हुआ हम सब जानते हैं। बाहर अमेरिका के लोग बैठे रहे ऑफिशियल्स और अंदर अटल जी मीटिंग करते रहे, जब तक मीटिंग खत्म हुई तब तक पोखरान का ब्लास्ट हो चुका था। इस बार आपको लगता नहीं है कि हम लोग सीज फायर थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिए? ये देश का पूरा सारे नागरिक ये सोच रहे थे कि इस बार कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगी, मगर इतना जल्दी सीज फायर करना चाहिए थी क्या? फोन उतना जल्दी उठाना चाहिए थी? ये आपका प्रश्न है कि भाव है? नहीं, भाव तो सबका है। मैं बताता ऐसे करेंगे तो अखंड भारत कैसे बनेगा? दीदी प्रश्न हो गया ना, बैठिए। देखो भाई दीदी, मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूँ। आप ये मान के चलो, पोखरण के विस्फोट के समय जो मैंने अटल जी की कठिनाई बताई थी कि अटल जी की कठिनाई ये थी कि अमेरिका, जमाने भर के लोग, वो सब जिसको जो करना था, लेकिन अंदर के मन की इच्छा शक्ति अटल जी की इतनी मजबूत थी कि हमारे वैज्ञानिकों को भी आर्मी की ड्रेस पहना करके वहाँ उनने रिसर्च करने के बलबूते पर पोखरण कराया। और आप ये भी देखो, उल्टा बदलते दौर में हमारे यहाँ टाइगर हिल पे कब्जा हुआ तो कितने महीने युद्ध चला हमारा? 3 महीने। उस असाधारण से असाधारण मामले को भी, लेकिन बार बार ये हमको देख के रखना पड़ा कि हमारी सीमा में हम रहें। ये भी माननीय अटल जी की उस समय की जीत भी थी, लेकिन हमारी ये जो बहुमत की सरकार न होने की जो कठिनाई होती है उसकी मर्यादा थी। और आज बदलते देर में देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, याद करो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको कीमत चुकाना पड़ेगी। अभी बोला कल्पना से बाहर हम बदला लेंगे। तो ये जो, लेकिन एक बात ये महत्व की है
कि आज अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी बदल गई कि हम अपनी सीमा में सैनिकों के साथ बाउंड्री भी पार नहीं कर रहे हैं और दुश्मन को टेक्नोलॉजी से मार करके घर आ रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं। और वो भी कहाँ मार रहे हैं? उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के अंदर वहां मार रहे हैं जहां से उसके परमाणु बम की दूरी किलोमीटर में नहीं, फीट में है, और वहीं तोड़ के मार रहे हैं। तुम चला ले बम, कहां से चलाएगा? तेरा एयरपोर्ट तोड़ दिया है। तो ये जो हवाई अड्डे से लाके मारने की जो दम होना चाहिए, उसकी कमर तोड़। तीसरी आखिरी महत्व की बात, अपने सीमित समय में भारी मार मार करके व्यक्ति को आड़ा कर देना, जिसको कहते पलक झपकते ही दुश्मन को ध्वस्त कर देना। इसीलिए आप देखो कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात आई, ये कम बड़ी बात नहीं। दोनों बार में पाकिस्तान ने सीज फायर की बात नहीं की थी, इस बार हिमाकत की थी उसने। तो ये जो अपने आप के देश के दुश्मनों के साथ निपटने का मोदी जी का तरीका, और उसके बाद भी आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी भी हर सभा में बोलते हैं, ये इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं, वो कैसे कैसे बोल रहे हैं, मोदी जी जरा समझ के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। तो ये विचारगी की भाषा क्यों आ गई? क्योंकि उनके अंदर विचारगी इसलिए कि उनको मार पड़ी। और हमारे आदमी कैसे कह रहे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हमारे देश के दुश्मनों से निपटने के अभियान जारी रहेंगे। ये वही बोल सकता है जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, जो ये नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निपटना जानते हैं। तो ये जो बदलते दौर में इन टेक्नोलॉजी के साथ व्यवस्थाओं के आधार पे हमको ये भी आदत डालना पड़ेगी। वो गया जमाना जब इधर से उधर सैनिक घुसेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ये होगा वो होगा। अब दौर बहुत बदल गया, सैनिक जाते ही नहीं, ड्रोन ही जाते हैं। उधर से भी जो होना हो जाएगा ना, हमारे यहाँ से भी हो जाएगा। अब बताओ 3-3 हजार किलोमीटर की मिसाइल जाती है, 5,000 किलोमीटर की मिसाइलें बन रही है। तो कहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ तो उसके पहले मिसाइल पहुंचती है। तो ये जो नया दौर का समय बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी से ही ये युद्ध होंगे। और इस टेक्नोलॉजी के युद्ध में दुनिया में सबसे बड़ी धाक इस घटना के बाद अगर भारत की बढ़ी, तो हमारी सेनाओं को भी धन्यवाद और मोदी जी को भी धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए महनीय मूर्धन्य पत्रकार मित्रों का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। पीछे हम सहभोज पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण रहेंगे। आपसे अनौपचारिक चर्चा भी होगी। बहुत सादर धन्यवाद। इस पत्रकार वार्ता में दुपट्टे दे दो कर लेंगे। यार ये लोग फोटो वाले नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे तो आओ, बोलो, आवाज दे दो ना यार। मैंने ये लगा फोटो हटाओ भैया, सामने से हटाओ, ये पीछे मैसेज गया, इसको दबा देना। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री विधायक भाई भगवान दास जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई रामेश्वर जी, मीडिया प्रभारी आशीष जी और हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष विंध्यावती जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज ये पत्रकार वार्ता देश के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 9 जून को 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ युवा, महिला, गरीब और किसान, इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और इस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।
मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को जो 11 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को ये बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल संकल्प के साथ जो मैंने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को ये विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि अब विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं और योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा ये जो प्रयास किया। इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में
दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। और इसके बारे में अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया। ये इतिहास अगर किसी ने रचा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, वक्फ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं तो 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। यह नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज आकर के खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैं अगर ये कहूं, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, चाहे कानून व्यवस्था होगी या आज गरीबों के लिए आम नागरिक को सुविधाओं से उन्हें कैसे हम परिपूर्ण बनाने का काम करेंगे, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, ये वास्तव में ही हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा, ये अगर जमीन पर उतारने का काम पूरे इंदौर से लेकर के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की और उस दिशा में उस समग्र विकास को श्रेणी में, जैसे उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर समिट रीजनल किए और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश का समिट किया, ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास की परिकल्पना को उन्होंने आज मध्य प्रदेश के सामने लाने का जो प्रयास किया है। और जो इंदौर को अपने जो आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो कंसेप्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की भी हम मिनी बॉम्बे कहते हैं, लेकिन उसे स्वरूप देना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट हमारी सरकार जो लेकर के आई अपने इस मध्य प्रदेश को, और केवल इंदौर नहीं तो ग्वालियर को भी किया है, तो जबलपुर को भी किया है, तो उज्जैन को भी किया है। ये जो विचार हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में ही हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन, ये जो हमारे 11 वर्ष सरकार के हैं, इसमें हर गरीब के जीवन में खुशी जो आई है, आज हम सब लोग पूरे देश के अंदर ये अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव की चौपाल से लेकर मंडल की सभाओं से लेकर आम नागरिक तक पहुंचना, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे 70 साल की उम्र हुई है उसे आयुष्मान भारत का लाभ न मिले। इसका बड़ा टारगेट
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने सरकार के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता उन लोगों को लाभान्वित करने का काम, सरकार की सभी योजनाओं से हर गरीब लाभान्वित कैसे होगा, ये लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इस दिशा में काम में जुटा है। मैं एक बार सभी पत्रकार मित्रों का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए बधाई के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई के साथ कि हमारे 11 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। हर गरीब के जीवन को बदलने में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम आदमी भारत का आज खुशी से लबालब है। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के साथ पूरी सरकार को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपया भी हम सबको संबोधित करें। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के उपलब्धि भरे कार्यकाल के लिए आज हम अपने मद्रेस में यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे दोनों विधायक द्वय माननीय भगवान दास जी महामंत्री भी हैं, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी माननीय आशीष अग्रवाल जी और आप सब माननीय रविंद्र यति जी, केवल कुछ चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज़्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी के सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी। और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें
जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की। लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को, दुश्मनों को वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए 3 बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं, 3 बार सेना को छूट दी,
सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना, ये वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है। तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, और 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए? धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के जमाने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग, औरतों और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग, खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। ये सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुट निरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है, हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले, सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना, वहाँ हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हुए, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में खत्म हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहां से कहां तक की बात कर दी, जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं। जहां मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी, उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों?
बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे, उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही हैं, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व, वो कूपन बांट दे बड़ी बात हो जाती। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं, कूपन नहीं हो गया मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो, गैस का कूपन, बाप रे बाप क्या हो जाता। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है, और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, आप में से भी कहीं गए होंगे, तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट, कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई, एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है। ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए। तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते, और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी वही बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, पीएचडी की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ, चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है, कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना, ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला, सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअपों को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लाइन से जितने प्रकार से हो सकते हैं। और 5 लाख का इलाज तो मेरे पास स्वेच्छा निदान अनुदान का मामला बहुत सारा परवार ही निपट गया, नहीं तो बड़ी संकट चल रहा है, क्योंकि गरीब आदमी हॉस्पिटल पास में, उसको इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड में तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और उससे बढ़कर के 5 लाख का 70 साल वाले कोई जाति समाज का हो, हमको सबको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का अगर अनुदान मिल जाता है, ये बड़ा एक तरह से आयुष्मान कार्ड का कितना बड़ा लाभ है। एक नहीं, ऐसे कितनी सारी योजनाएं बताने जाओ तो ऐसा लगता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली के मामले में 100% हमारा विद्युतीकरण कर दिया। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल, नल से जल, ये कितना आश्चर्य की बात है। और कृषि विकास का बजट माननीय मोदी जी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाया गया, वैसे तो सभी दूर कर दिया। और किसान सम्मान निधि, पहली बार अगर कोई किसानों को सम्मान निधि दे करके, ये किसानों के हाथ में हमारे द्वारा रकम देना, ये भी बहुत घोर आश्चर्य की बात है। 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ में 100 से ज़्यादा देश आ जाते हैं दुनिया के, ऐसे में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 10 साल तक, अभी वापस फिर 2028 तक तो कर ही दिया उन्होंने, तो सबको निःशुल्क अनाज देना, गेहूं चावल जो देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे लिए, आपने सबने देखा SC ST OBC आरक्षण में 50 तरह की बात आती थी, लेकिन बगैर किसी को कष्ट दिए 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को भी दे देना, जिसके लिए ये जो 10% आरक्षण दे करके
समाज के अंदर ये विशेष संदेश देना कि हाँ हमारे लिए सभी वर्ग बराबर है। 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। और इसमें भी वही हाल है, छोटी लकीर को बड़ी लकीर करने के अलग से लकीर खींच दी। बाकी जो चले हुए आरक्षण के साथ जितनी सीटें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो सब यथावत रहेगी। लेकिन परिसीमन के आधार पर 33% लोकसभा विधानसभा, और लोकसभा विधानसभा भी नहीं, सैनिक स्कूल में भी गुंजाइश दे रहे हैं, सभी प्रकार के आर्मी में और फोर्स में भी गुंजाइश देना बहनों के लिए तो ये गजब ही हो गया। सेना में कमीशन, महिलाओं में पायलट, एनडीए में भर्ती, जो आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाते थे, प्रत्येक जगह भविष्य में हमारी देश की आधी आबादी की चिंता करना ये कम बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ रेलवे के मामले में रेल का अलग बजट, और रेल मंत्री अपने यहाँ ही 2-3 रेल खोल दें, बहुत भारत माता की जय, सब हम देखते थे। कभी वो बंगाल, कभी वो बिहार, इसलिए रेल मंत्री में ही चलता था। रेल के बजट को मूल बजट से मिला करके रेल कितनी उपयोगी हो सकती है, कभी कोई भी कल्पना करी कि रेल की 2 पटरी हो जाए तो बड़ी बात है। अब तो 3 ने 4, यही अपने मध्य प्रदेश तक आ गई, 4 सबसे ज्यादा। और इंदौर मनवाड़ा 18,000 करोड़ से ज्यादा की तो एक नई दुनिया खुल जाएगी अपने यहाँ से। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में तो रेल के माध्यम से केवल कल्पना करें, अभी रेल चलती दिल्ली से, और अगर उसको बम्बई जाना है तो रेल चल के आएगी ग्वालियर, ग्वालियर से आगे झांसी के यहाँ से अपने यहाँ आगरा, और ग्वालियर होते हुए भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से फिर खंडवा जाएगी और फिर उधर निकलेगी। अरे काहे की जरूरत है भाई? अब ये मनमाड़ की ट्रेन डली, लाइन डली कि सीधे वहीं से ग्वालियर से ये जो गुना का हमारा सूखा ट्रैक है ये मेन ट्रैक में आ जाएगा, सीधा इंदौर, और इंदौर से सीधे निकाल दो बम्बई तरफ, तो लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा 250 किलोमीटर का एरिया बचेगा। एक पूरा नया क्षेत्र खुल जाएगा। तो एक एक रेल लाइन कहाँ से कैसे कैसे हो सकती। एयरपोर्ट, हम तो भाग्यशाली हैं। मैं अभी बिहार गया था, बिहार में कुल जमा अभी आज की स्थिति में 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 8 एयरपोर्ट हो गए, सतना और दतिया जोड़ दे तो। और अभी पाइपलाइन में तो अभी उज्जैन और शिवपुरी को अलग अनुमति मिल गई, और ऑलरेडी काम करने वाले हैं। जहां हमारा जेट उतर जाते हैं वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, सिंगरौली, उमरिया, ये तो अभी हम उसमें रीजनल कनेक्टिविटी में केवल नाम डलवा देंगे, ऑलरेडी बने बनाए हैं, इन पे काम भी चल रहा है। तो 16 एयरपोर्ट हमारे आज की स्थिति में बन रहा है। एयरपोर्ट को ढूंढ करके रीजनल कनेक्टिविटी देना ये मामूली बात नहीं है, और हमारे जैसे इतने बड़े राज्य के लिए तो बहुत बड़ी बात। प्रति व्यक्ति आय में 67% की वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में 135% की वृद्धि, टैक्स पेयर्स आधार में 127% की वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238% की वृद्धि, बगैर कोई झंझट के बहुत सरलता के साथ आर्थिक रूप से संपन्न करते थे। और बजट में भी आधुनिकता भी है, पारदर्शिता भी है, और वो ब्रिटिश कालीन फालतू का नाटक छोड़ करके बजट पर खुल के चर्चा भी होती। ये जो क्या मालूम क्या नाटक चलता था पहले, भगवान जाने। ये सारी चीज़ों में लखपति दीदी कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को मदद करना, चंद्रयान, अब ये वैज्ञानिक अगर कोई कारण से असफल भी होता, जब रिसर्च करते हैं तो असफल को भी गले लगाना वहाँ जा करके प्रधानमंत्री स्तर पर, तो फिर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। रिसर्च नहीं तो मालूम पड़ा जांच बिठा दो, कहाँ से पैसे का नुकसान कर दिया। सरकारी जो नाटक रहता था, किसी का भी कोई हो गया था, अभी तो खोजे हुई नहीं हुई, वही क्या करेंगे। लेकिन अब इसका परिणाम क्या है? पहले हमारे विमान वाहक पोत कहाँ से आ रहे हैं साहब, जो जहाँ से रिटायर्ड करके कंडम घोषित कर दे वो भारत में भेजते थे, और हम उसको अपना थोड़ा सुधार कर गुड़ा के काम चलाते हैं। आज की स्थिति में 100 से ज़्यादा देशों में रक्षा के सभी प्रकार के उपकरण और सारी व्यवस्था में निर्यात की स्थिति में हम आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कभी अंदाज लगा लो, हमारे देश का सोना स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आज़ादी के समय से इस सुरक्षा के आधार पर कि हमारे देश को, और मालूम पड़ा कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था बनी थी कि आते आते सारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। और वो दौर याद करो नरसिम्हा राव जी के थोड़े से आगे पीछे का, कि जब हमारा अपना सोना गिरवे रखना पड़ा,
ऐसे में जब हम अपने आप में सबल, सक्षम और समर्थ बन रहे हैं तो जो 700। बढ़ते हैं अगली खबर की। अलर्ट हो जाइए, देश में आने वाली है तूफानी तबाही। आईएमडी ने 16 जून तक के लिए जारी की चेतावनी। देश के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में मानसून सक्रिय रह सकता है। इसके चलते 12 से 16 जून तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 13 और 14 जून को कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार 14 जून के आसपास मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। Looking into the subdivision wise warning maps for day 1, heat wave to severe heat wave is forecast over parts of Rajasthan, parts of Punjab, Haryana and over parts of UP. Heat wave is also forecasted over parts of Western Himalayan region, over parts of Central India, and hot and humid conditions are forecasted over parts of Sub-Himalayan West Bengal, Gangetic West Bengal and Odisha. Southern parts of the country is forecasted thunderstorm activity and heavy rainfall activity is forecasted over parts of coastal Karnataka, Kerala, South Indian Karnataka, parts of Maharashtra and parts of Northeast India. बढ़ते हैं अगली खबर की। इस बार सिर्फ आंधी नहीं तूफान है। उत्साद भगत सिंह के सेट से मेकर्स ने जारी किया पवन कल्याण का वीडियो। साउथ की पावर स्टार पवन कल्याण तेजी से अपने फिल्मों की शूटिंग को निपटा रहे हैं। फिल्म ओजी और हर वीरा मल्लू की शूटिंग के बाद उन्होंने उस्ताद भगत सिंह की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। यह फिल्म पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म मेकर्स ने शूटिंग के शुरू होने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। साथ ही यह भी बताया है कि सिर्फ आंधी नहीं है, तूफान की तैयारी। पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह माइल पूर्वी मेकर्स प्रोडक्शंस हाउस के बैनर तले बन रही है। हरिशंकर फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। यह फिल्म पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। मतलब साफ है कि पवन कल्याण के चाहने वालों के लिए वह एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की। एपेक्स काउंसिल की बैठक में बीसीसीआई ले सकता है आईपीएल टीमों के जश्न पर बड़ा फैसला। बेंगलुरु हादसे के बाद एक्शन में बोर्ड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ट्रॉफी जीतने के बाद अगले दिन जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे 11 लोगों की मौतें हो गई। वही 56 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई सख्त हो गया है। अब बीसीसीआई ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन के लिए भी दिशा निर्देश तैयार करेगा। बीसीसीआई की 28वीं एपेक्स काउंसिल के मीटिंग में इस मुद्दे को जरूर शामिल किया जाएगा। यह बैठक शनिवार को किया जाएगा, जिसमें प्रमुख एजेंडे के अलावा विजयी सेलिब्रेशन का मुद्दा भी शामिल रहेगा। बीसीसीआई को 4 जून को घटी घटना के बाद आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के बाद अगले दिन जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई है, जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। वही 56 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई सख्त हो गया। अब बीसीसीआई ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन के लिए भी दिशा निर्देश तैयार करेगा। बीसीसीआई की 28वीं एपेक्स काउंसिल के मीटिंग में इस मुद्दे को जरूर शामिल किया जाएगा। यह बैठक शनिवार को किया जाएगा, जिसमें प्रमुख एजेंडे के अलावा विजयी सेलिब्रेशन का मुद्दा भी शामिल रहेगा। बीसीसीआई को 4 जून को घटी घटना के बाद ये सोचने को मजबूर कर दिया था कि चिन्ना स्वामी के बाहर लगभग 2.5 लाख फैंस मौजूद थे, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की। शुरुआती कारोबार में 108 अंक उछला सेंसेक्स। घरेलू शेयर बाजारों में आज गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार की धीमी शुरुआत हुई है। बाजार लाल और हरे निशान के बीच संघर्ष करते नजर आए। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 108.0 अंक चढ़कर 82,623.16 अंक पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 38.7 अंक की बढ़त के साथ 25,180.10 अंक पर पहुंचा। बाजार खुलते ही बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद हरे निशान में कारोबार करते दिखे। निफ्टी पर फार्मा स्टॉक्स में आज भी जबरदस्त खरीदारी दिखी है, लेकिन आईटी स्टॉक्स कमजोर नजर आए।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी इंडेक्स निफ्टी पर आईटी, रियलिटी, ऑटो जैसे सेक्टर गिरावट पर थे, जबकि फार्मा इंडेक्स में 1% से ज्यादा के उछाल थे। मीडिया हेल्थ केयर इंडेक्स में भी बढ़त देखी गई है। वहीं इंफोसिस, इंटरनल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट थी। HCL, विप्रो में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की। ये सोशल मीडिया है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मोहम्मद यूनुस ने बताया शेख हसीना को लेकर पीएम मोदी से क्या हुई थी बात। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत सरकार से निराश है। उनके अंतरिम सरकार के लिए भारत से दिए जा रहे शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण खतरा बने हुए, क्योंकि शेख हसीना भारत से ही यूनुस सरकार की नाकामियां दुनिया के सामने ला रहे हैं, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को याद किया है। यूनुस ने भारत से हसीना के संबोधनों का जिक्र करते हुए कहा है कि जब मुझे पीएम मोदी से बात करने का मौका मिला तो मैंने बस इतना कहा कि आप उनकी मेजबानी करना चाहते हैं। मैं आपको उस नीति को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन कृपया हमें सुनिश्चित करने में मदद करें कि वह बांग्लादेशी लोगों से उस तरह बात ना करें जैसा वह कर रही हैं। As you described, if I had the chance to show the 1 minute video for the entire thing, so whatever somebody captured, you'll understand what it is, how the things happen, how terrible things, how cruel things happen. So it's not the 1 minute. It goes on month after month that happened and came to the peak of this in July, and finally 5th of August the government disappeared. So all this anger is in there, and the whole anger and everything is now transferred in India, because the Prime Minister went there and started, not only she's living there, the problem is, when I had a chance to talk to Prime Minister Modi, I just simply said, you want to host her? I cannot force you to abandon that policy, but please help us in making sure she doesn't speak to Bangladeshi people the way she is doing. She announces on such and such day, such and such hour she will speak. And the whole Bangladesh gets very angry. Why is she speaking? Why is she keeping this whole anger thing inside of us now? And is India doing what you asked? No. Modi's answer, I quote, he said, it's a social media, we cannot control it. What can you say? It's an explosive situation. You can't just walk away by saying it's a social media. So this is what is still going on. May I ask you, I believe in tech... बढ़ते हैं अगली खबर क्या हुआ तेरा वादा किसानों के लिए आज शिवसेना का ट्रैक्टर मोर्चा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बेमौसम की मार से परेशान किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उन्हें फसलों पर उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार की वादा खिलाफी इसकी बड़ी वजह है। सरकार 2024 विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, ऐसे आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अब आक्रामक हो गई है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने गुरुवार को तालुका स्तर पर चक्का जाम करने तथा ट्रैक्टर मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इस बारे में कहा है कि क्या हुआ तेरा वादा अभियान के तहत मराठवाड़ा के 68 तालुकों की 4590 से अधिक ग्राम पंचायतों से सरकार को ज्ञापन देकर सवाल पूछे गए हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों को भी शिव सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप का दावा है कि उनके कार्यों ने लॉस एंजलिस को आपदा से बचाया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 11 जून को दावा किया है कि उनके कार्यों से लॉस एंजलिस को आपदा से बचने में मदद मिली है तथा कहा कि उनके हस्तक्षेप के बिना शहर बर्बाद हो जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे लॉस एंजलिस को बचाने में मदद करने पर बहुत गर्व है। हमने जो किया वह नहीं किया, लॉस एंजलिस जलकर राख हो गया होता और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कट्टरपंथी वामपंथी पागल है जिनसे आप निपट रहे हैं, वे सख्त और होशियार हैं। उनमें से कई को शायद पैसे भी मिलते हैं। No, we're bringing the country back fast, and I'm very proud to have helped Los Angeles survive. Los Angeles right now, if we didn't do what we did, would be burning to the ground. And that's not over yet. You know, these are radical left lunatics that you're dealing with, and they're tough, they're smart, they're probably paid, many of them, as you know, they're professionals. When you see them chopping up concrete because the bricks got captured, they're chopping up concrete and they're using that as a weapon. That's pretty bad. And thank you very much for your question. Your new personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are being. We've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region?
They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा को इन गरीबों की बददुआ जरूर लगेगी। आतिशी बोले बेघरों की समस्या के लिए कैंप लगाऊंगी। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में हुई तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तोड़फोड़ के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं है और खाने की व्यवस्था भी नहीं है। इसी के चलते उन्होंने बताया कि उन्होंने सबको दाल चावल खिलाए हैं, कई परिवारों के रात में रुकने की जगह का इंतजाम भी किया है। साथ ही आतिशी ने पोस्ट में कहा है कि कल से अपने विधायक कार्यालय में इनकी समस्याएं सुलझाने के लिए विशेष कैंप लगाऊंगी। आम आदमी पार्टी हर सुख दुख संघर्ष में गरीबों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बढ़ते हैं खबर क्यों। आगजनी तोड़फोड़ पत्थरबाजी। पश्चिम बंगाल के रविंद्रनगर में पुलिस पर हमला, दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्रनगर के अकरा संतोषपुर इलाके में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। यह झड़प बुधवार सुबह शुरू हुई है। दोपहर के बाद स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। बाइकें जला दी गई है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई है। एक पुलिसकर्मी भी खून से लथपथ था। एक महिला पुलिस अधिकारी ईंट लगने से घायल भी हो गई। वहीं पुलिस ने शुरू में स्थिति को संभाला है। ईंटों की बारिश कुछ देर के लिए रुक गई। इसके बाद ईंट फेंकने का दूसरा दौर फिर शुरू हो गया है। एक महिला कांस्टेबल को ईंट से गहरी चोट भी आई, जिसके बाद विपक्ष ने पहले ही इस स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शुभेंदु अधिकारी भवानी भवन पहुंच गए और पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया। যেখানে লাঠি চার্জ করবেন ওখানে লাঠি চার্জ করুন স্যার। আমাদের এখানে লাঠি চার্জ করছেন, আমরা मंदिरे আছি। ओए सर को मार दिया माथा में, देखना माथा फट गया। वही जो सिंघम है ना, सिंघम, वही सिंघम को मार दिया माथा में, उसको माथा फट गया। वही तो ऑफिसर का, वही तो पुलिस को मार दिया तो माथा फट गया ऑफिसर का पूरा। यही तो ये तोड़ दिया यहाँ पे तुलसी गांच, अभी सब तोड़ दिया। सब तोड़ दिया तो, सब मंदिर उंदिर में पूरा ईटा मारा, सब तोड़ दिया तो। एक तो अरेस्ट कर ले बर्तन सर, एक तो अरेस्ट हो जाए, अरेस्ट होवे ना, अरेस्ट होवे ना, अरेस्ट करा ক্ষমতা নাই, তেল লাগান আপনারা, তেল লাগিয়ে যান। এটা রবীন্দ্রনগর থানা, এটা রবীন্দ্রনগর থানা, হ্যাঁ এটা রবীন্দ্রনগর থানা। রক্ত স্যার কি করেছেন স্যার, দেখুন পুরো পিছে দিলে পুরা স্যার, দেখুন কি করেছে। ওই তো এই কি অবস্থা স্যার, দেখে নিন এরা কি অবস্থা করেছে। এটা রবীন্দ্রনগর থানা। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। लुधियाना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के माहौल में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पंजाब पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा यह कहे जाने पर कि भारत भूषण आशु विपक्ष के विधायक बनने पर कोई काम नहीं करवा पाएंगे, पर खेड़ा ने करारा पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के विधायक कोई काम नहीं करवा सकते तो केजरीवाल दिल्ली में अपनी पार्टी के सारे विपक्षी विधायकों से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा देते। खेड़ा ने सवाल दागा कि अगर संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाने का वादा किया गया तो केजरीवाल यह भी बताएंगे कि किस मौजूदा मंत्री को हटाया जाएगा। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि कागजों में पंजाब सरकार भले ही भगवंत मान चला रहे हो, पर हकीकत में उसकी कमान अब दिल्ली के लोगों के हाथ में। वही नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और वह पंजाब के पैसे से गुजरात और अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा करते हैं। साजिश है। क्या आपको इसलिए चुना था कि आप हुकुम हुजूरी बजाएं दिल्ली की, दिल्ली दरबार की? पंजाब का पैसा केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए, हवाई जहाज में घुमाने के लिए, जेड सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, क्या इसलिए था? पंजाब तो कर्ज के तले दब रहा है और वो साहब कभी गुजरात घूमने चले जाते हैं पंजाब के हवाई जहाज में, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं। पैसा किसका है? पंजाब का पैसा है। ये बात करते हैं कि वे नशा दूर करेंगे। आधा कैबिनेट इनका दिल्ली का नशे के व्यापार की वजह से जेल में था। आधे से ज्यादा लोगों पर नशे की वजह से केस चल रहे हैं। ये नशा दूर करेंगे पंजाब? एक अय्याशी वाली जिंदगी केजरीवाल की, उसका पैसा पंजाब का किसान, पंजाब का जवान, पंजाब का व्यापारी क्यों देगा? ये शिकायत पूरे देश को है, पूरे पंजाब को है और सब हैरान है कि आम आदमी अपने आप को बोलते हैं और क्या खास शौक पाले हुए हैं। दो राज्यों की जेड सिक्योरिटी किसी एक मुख्यमंत्री को, एक्स चीफ मिनिस्टर को मिली हो तो वो एक आदमी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मांझी ने भुवनेश्वर में विकास मेले का उद्घाटन किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भुवनेश्वर के IDCCO प्रदर्शनी मैदान में राज्य स्तरीय विकास मेला 2025 का उद्घाटन किया है। 18 जून तक चलने वाले सप्ताह भर के कार्यक्रम में जनता का मुख्यमंत्री जनता की सरकार थीम के अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया जाएगा। विकास मेले में 175 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, जिनमें से 75 स्टॉल्स कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं और 40 से ज्यादा स्टॉल्स सुभद्रा शक्ति महिला समूह द्वारा प्रबंधित है, जो पारंपरिक ओडिशा व्यंजन पेश करते हैं। मेले का उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों पर इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी पहलों के बारे में शिक्षित करना है। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।
MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर.